हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले 2 दिन क्लास नहीं कर पाए। उसका रीज़न था कि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई थी, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, पेन कॉपी उठा के बैठिएगा ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो आप लिखते हुए चलो, ताकि आपको पूरा का पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आ जाए। तो आपके लिए पहले तो एक मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है कि इच्छा से कुछ प्राप्त नहीं होता, इच्छा से कुछ प्राप्त नहीं होगा, निर्णय से होगा, निर्णय से कुछ होगा थोड़ा बहुत, मगर सफलता निश्चय करने से ही प्राप्त होगी। तो डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो जॉब चाहिए या मेरे को मैथ सीखना है। तो हर एक काम के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होगी, जिस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। आपको इच्छा भी रखनी पड़ेगी, लेकिन केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये काम करना है, और फिर आपको निश्चय, दृढ़ निश्चय भी करना पड़ेगा साथ साथ में कि भाई ये काम मेरे को करना ही है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 10 ये होने वाला है आज। तो पार्ट 10 में मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखे हैं आपकी स्क्रीन पर कि जब ए वस्तुएं बेचने पर बी वस्तुओं के सीपी, क्या बोला गया है कि जब ए वस्तुएं बेचने पर बी वस्तुओं के सीपी यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी के बराबर लाभ या हानि हो, तब हमें क्या करना है। तो लिखा गया है कि जब विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, प्रॉफिट या लॉस हो, जब विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो, तो ए को विक्रय मूल्य मानेंगे। या दूसरी लाइन लिखी हुई है कि जब क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस होगा, जब क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस होगा, तब हम ए को क्रय मूल्य मानेंगे। ए को मतलब जितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं उनको। प्रॉफिट और लॉस तो क्वेश्चन में बोलेगा ही, बोलेगा कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या ऐसे सवाल बोलेगा कि 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसी जगह पे कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, हम उसको क्या मानेंगे, हम आज उस पर काम करने वाले हैं। यहाँ से बहुत आसानी से आप इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी पार्ट क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्यारे बच्चों कि जैसे यहाँ पर लिखा गया था कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो क्रय मूल्य मानेंगे, सीपी मानेंगे। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सब कुछ क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको ये बात मेरी आज समझ में आ गई, तो सब कुछ क्वेश्चन में छिपा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसने कहा है सीपी के बराबर लाभ होता है। जब वो सीपी के बराबर बोलने लग जाएगा, तो आप इस 20 को जो आप बेच रहे थे, कितनी वस्तुएं बेच रहे थे आप, 20 वस्तुएं बेच रहे थे, तो जितनी भी वस्तुएं आप बेच रहे थे, आप उसको वही मानोगे जिसके बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर लाभ हो रहा है, सीपी के बराबर, तो आप इसे सीपी मान लेंगे। सीपी हुआ 20। अब ये वस्तुएं नहीं रही, अब मैंने क्या मान लिया इसको, मैंने मान लिया कि सीपी मेरा कितना है, 20 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। कितने का प्रॉफिट है, 4 का प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट निकालते हैं, सीपी पर। तो 4/20 गुना में 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 20% प्रॉफिट। क्या चीजें क्लियर हुई क्या आपके दिमाग में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सीपी के बराबर लाभ होता है तो आप सीपी मान लेंगे, अगर आपको एसपी के बराबर लाभ होता है तो आप उसे एसपी मान लेंगे। अगर मैं यहीं इस सवाल को चेंज करता हूं, तो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। जब यहाँ सीपी की बजाय यहाँ आ जाएगा एसपी। मैं यहाँ अब एसपी लिख रहा हूं। मैंने कहा कि 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तब मैंने कहा जिसके बराबर भी लाभ होगा वही मानेंगे। तो अब इस 20 को हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस तो मेरा है 20,
और मेरा जो प्रॉफिट है वो है 4 का। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा किस पर चेक किया जाता है? सीपी पर चेक किया जाता है। तो आप निकालेंगे सीपी, तो सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, या सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। ये दो बातें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो में पढ़ाई थी, और मैंने आपको बोला भी था उस दिन कि आप ये दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दो बातें इस टॉपिक में बार बार यूज होती जाएंगी। तो क्या बात है ये कि सीपी है एसपी माइनस प्रॉफिट, या सीपी है एसपी प्लस लॉस। तो अगर हम यहाँ से सीपी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सीपी बनेगा बच्चों 20 माइनस 4, इसका मतलब 16। अगर सीपी हमारा 16 है और हमारा प्रॉफिट जो है वो 4 का है, तो हम ये कह सकते हैं 4/16 गुना 100, यानी ये बन जाएगा 4 चौक 16। इसका मतलब ये बन जाएगा 25%। बात क्लियर है क्या? यानी प्रॉफिट एंड लॉस, समझेंगे आप बात को कि प्रॉफिट एंड लॉस ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप सीपी के बराबर लाभ कमा रहे हो या एसपी के बराबर लाभ कमा रहे हो। तो आपकी परसेंटेज उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। देखने में आपको सवाल बिल्कुल डिट्टो लगेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर सेलिंग प्राइस बोले या कॉस्ट प्राइस बोले बच्चा समझ जाएगा, लेकिन अगर हिंदी में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्रय और विक्रय में, तो ध्यान रखें क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होता है? अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने मीटर कपड़ा बेचा? 33 मीटर कपड़ा बेचा। कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ, तो इस 33 को हमने मान लिया सीपी। सीपी इज इक्वल टू 33। उसने कॉस्ट प्राइस की बात करी, तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट मान लेंगे, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 11 मीटर का प्रॉफिट। आप बताओ प्रॉफिट और लॉस किस पे चेक किया जाता है? सीपी पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 का लाभ, मैं कह सकता हूं कि जो 11 का लाभ होगा वो किस पे होगा? डायरेक्टली 33 पे होगा, गुना में 100। तो 11 थी या 33, तो 100/3 आप समझते ही हैं कितना होता है? 33, 1/3%। ये आपने परसेंटेज में बहुत बार पढ़ा। जिसने परसेंटेज नहीं देखी, पूरी प्लेलिस्ट जाके देखें परसेंटेज की, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है परसेंटेज की। पहली वीडियो से स्टार्ट करें, लास्ट वीडियो तक देखें, आपको परसेंटेज आना ही चाहिए। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो आपको परसेंटेज पढ़ना ही होगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आप पढ़ लोगे तो आपको सीआई और एसआई आपको ढंग से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो पिछला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो लिखा हुआ है आपके सामने कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लेकिन जैसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो वहां लिखा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये जो प्यारे बच्चे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। अब अगर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो जितने मीटर मैंने बेचा, 33 मीटर हमने बेचा था, तो 33 मीटर को ही हम क्या मान लेंगे? सेलिंग प्राइस मान लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है? 33। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। लेकिन प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली एसपी पर नहीं निकाले जाते, तो हम सीपी ढूंढेंगे। सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर सीपी हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, तो एसपी है 33 माइनस प्रॉफिट 11 का हुआ, तो यानी सीपी कितना आ गया हमारा? 22। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 11/22 गुना में 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो कितने का था? 11 का। किस पे चेक करना है? सीपी पर। तो 11 से 2 बार और 2 से बच जाएगा बच्चों 50 टाइम्स। 50% आपका आंसर हो जाएगा। 50% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके के सवाल बुक में बहुत सारे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आगे भी जितनी परीक्षाएं हैं इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चे इस टाइप पे थोड़ा सा ध्यान दें। जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस के, वहां पर ये वाली टाइप जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट पढ़ाए थे, वो पहले आप इस टाइप को लिखें, फिर आप ये पॉइंट्स लिखें,
और फिर 2-3 क्वेश्चन लगा के देखें जो बुक में है, 10-20 क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो भी करके देखें। अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो, तो आप वहां से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि एक फल विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो उसे कितने % हानि होती है। ये सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे और आपके कमेंट जल्दी से आ जाने चाहिए। और अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आप कनेक्ट रह सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर वीडियो कब आएगी। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करें कि आज जो है परसेंटेज की पिछली वीडियो देखी तो आज हम ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे। जो करंट चल रहा है, जो हम डेली पढ़ते हुए जा रहे हैं, आपको उसको डेली ही पढ़ते हुए चलना है। जो पीछे वाली चीजें हैं उनको भी आप कंटिन्यूस देखते रहिए, ठीक है। और अपने डेटा को सेव करें, ऐसा ना करें कि डेटा जो है आप किसी दूसरी अदर वीडियोस पे खर्च कर रहे हो। मान लो कोई मूवीज आप देख रहे हो तो बच्चों वो ना देखें अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन हुआ है जिस तरीके से, या जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो हमें और शायद कुछ लंबे टाइम तक जो है ऑनलाइन पढ़ना पड़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को सेव करने की कोशिश करें ताकि आप ऑनलाइन एजुकेशन में उसको लगा सकें। तो अब बच्चों हम एक दूसरी टाइप की तरफ चलने वाले हैं। दूसरी टाइप आपके सामने है कि जब संयुक्त मूल्य, जब पेयर आर्टिकल्स जो हैं वो संयुक्त मूल्य पर खरीद लिए जाएं और उन्हें अलग अलग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो हम किस तरीके से सवाल को हल करेंगे। आप पहले तो ये समझिए बच्चों, कोई भी मनी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है आपके सामने, प्रॉपर्टी को बांटने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बांटने के लिए आपको रेशियो की जरूरत होती है। आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बांटने के लिए रेशियो की जरूरत पड़ेगी। और रेशियो कैसे आएगा? रेशियो का सबसे पहला तरीका हो सकता है एलिगेशन। फर्स्ट मेथड हो सकता है हमारे सामने, हम एलिगेशन लगा लें। और दूसरा तरीका हमारे सामने हो सकता है कि कोई और अन्य जानकारी, कोई और अदर इंफॉर्मेशन उसने दे रखी हो। अगर अदर इंफॉर्मेशन है तो हम वहाँ से भी काम करके उस पर रेशियो बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मेथड हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम उस पर एलिगेशन कैसे लगाएंगे। और एलिगेशन लगाने के लिए अगर आपने रेशियो के पार्ट्स देखे हैं जो यूट्यूब पर हैं, जो रेशियो की कुछ वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, हालांकि मैं रेशियो दोबारा पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा पूरा रेशियो। लेकिन मैं जितना भी मैंने डाला हुआ है, जितनी भी वीडियोस हमने डाली हुई हैं रेशियो की, आप उनको ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने एलिगेशन के कुछ हिस्से समझाए हैं, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। एलिगेशन मैंने बताया था कि जब दो वस्तुएं, आज भी आप समझें कि जब दो वस्तुएं मिलाने से एक नई वस्तु बने, मतलब मेरे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? 3, 2 मिलाने वाली और एक जो उनसे बनकर तैयार होगी वो। यानी मैं कह सकता हूं कि जब 2 वस्तुएं मिलाने से एक तीसरी वस्तु बन जाए, तब वहां पर मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। और ये क्या है, एलिगेशन मैंने लगाया क्यों? ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एक रेशियो आ जाए क्वांटिटी का। तो मैं यहां पर भी यही कह रहा हूं आपको कि जब हम पेयर आर्टिकल्स खरीद के लाते हैं, मान लो मैंने कहा भाई मैंने ना एक सेब खरीदा, एक केला खरीदा और दोनों 20 रुपए के खरीद लिए, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि सेब कितने रुपए का है, केला कितने रुपए का? मैंने ये नहीं कहा कि उनके प्राइस जो है वो बराबर हैं। तो यानी सेब हो सकता है 10 का हो और केला भी 10 रुपए का हो, या हो सकता है सेब 12 रुपए का हो, केला 8 रुपए का हो, या हो सकता है सेब 13 रुपए का हो, जो केला है वो 7 रुपए, कुछ भी हो सकता है। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 वस्तुएं एक साथ संयुक्त मूल्य पर खरीद ली, तो जब हम संयुक्त मूल्य पर खरीद लेंगे तब हमें उनके प्राइसेस पता नहीं होंगे। इसलिए हम उनके प्राइसेस को बताने के लिए कौन सा तरीका लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। या तो दूसरा मेथड भी हो सकता है कि अगर हम कोई और अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसका क्या बनाएंगे? हम उसका रेशियो बना सकते हैं किसी और जानकारी के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है और एलिगेशन कैसे लगेगा। सबसे पहली बात तो एलिगेशन लगाने के लिए 2 वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, एक A एक B, और इन दोनों को मिलाने से मेरे पास एक नई वैल्यू बन के आएगी, वो होगी C। और एलिगेशन लगाने के लिए यहां लिखा जाता है बच्चों A डिफरेंस C, और यहां लिखा जाएगा
बी डिफरेंस सी। क्या कह रहा हूं मैं, क्या लिखा जाएगा, ए बी को मिलाने से बना है सी, ए और सी का डिफरेंस लिखा जाएगा ए डिफरेंस सी, बी और सी का डिफरेंस लिखा जाएगा बी डिफरेंस सी। क्या क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, उसने कहा कि एक आदमी जो है वो 2 पंखे 2160 रुपए में खरीद लेता है। एक आदमी 2 पंखे 2160 रुपए में खरीद लेता है, उनमें से एक पंखे को 15% लाभ पर बेचता है, दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में न तो उसे लाभ होता है और न ही उसे हानि होती है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब देखें बच्चों, हमने दोनों पंखे 2160 में खरीद लिए, मुझे नहीं पता कि 2160 में से कितने रुपए का कौन सा पंखा था, दूसरा कितने का पंखा था। तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे तो कैसे भी करके इनके प्राइस को बांटना पड़ेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बटेगी तो रेशियो चाहिए, और रेशियो लाने का सबसे पहला तरीका है एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो समझते हैं। एक पहला पंखा फर्स्ट फैन को हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 15% प्रॉफिट पर हमने उसको बेच दिया। हमारे पास सेकंड फैन है, इस सेकंड फैन को हमने किस पर बेचा, 9% के लॉस पर हमने इसको बेच दिया, 9% लॉस पर हमने इसको सेल किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले पंखे को 15% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा। जब भी आप एलिगेशन में प्रॉफिट या लॉस की कुछ कहानी रखते हैं तो प्रॉफिट के साथ आप पॉजिटिव साइन लगा के रखेंगे और लॉस के साथ आप नेगेटिव साइन लगा के रखेंगे। क्या समझ में आ रही है बात, कि मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और लॉस के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। आगे चलते हैं। उनको पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, इसका मतलब 0%। नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो 0% का आ रहा है, ना तो उसे लाभ हुआ है और ना ही उसे हानि हुई है। 0% प्रॉफिट 0% लॉस, इसका मतलब है ना ही लाभ हुआ है और ना ही उसे हानि हुई है। अच्छा, अगर एलिगेशन लगाने की हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस 15 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 15, और 9 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 9। तो 9:15 हमारे पास एक रेशियो निकल के आएगा। अगर मैं इसको रेशियो बनाऊं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी एक्चुअल रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 3:5। तो यानी हमारा जो प्राइस था वो किस रेशियो में होना चाहिए था, हमारा प्राइस होना चाहिए था 3:5 के रेशियो में। यानी हम 2160 रुपए को बांट सकते हैं। अच्छा, एक टोटल प्राइस कितना बैठ रहा है यहाँ पर, 8 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों पंखों का मूल्य मेरे हिसाब से कितना है, 8 रुपए। और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है दोनों पंखे वो कितने के हैं, 2160 के। तो हम ये कह सकते हैं 8 यूनिट का मान है 2160 रुपए। तो 1 यूनिट का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 2160 अपॉन में 8। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, बचे 5, 8 सते 56। 1 यूनिट की वैल्यू बैठेगी 270 रुपए। तो आप 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी प्यारे बच्चों 27 या 81, 810 रुपए। और अगर आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 5 गुना 27, 27 पंजे कितना होता है 135, यानी 1350 रुपए। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 810 और 1350। आप आंसर ऑप्शन देख के नहीं लगा सकते थे क्योंकि लगभग सब जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं सब का सम 2160 रुपए है। तो आप ऑप्शन से नहीं जा सकते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कह रहा हूं कि जब दो वस्तुएं संयुक्त करके खरीदी गई हैं, उनमें से एक को आप 15% प्रॉफिट पर या एक को आप लॉस पर बेचते हो, तब ऐसे सवालों में हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन ही इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीद कर लाता है। उनमें से कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर, दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में 51 रुपये 50 पैसे का लाभ कमाता है। तो हमने कहा भाई हमारे पास एक है कलाई घड़ी और दूसरी हम खरीद के लाए हैं दीवार घड़ी।
दूसरी हम खरीद के लाए हैं दीवार घड़ी। इस कलाई घड़ी को हमने बेचा है 10% प्रॉफिट पर, यानी प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव रखूंगा। दूसरा उसने कहा है दीवार घड़ी को बेचता है 15% प्रॉफिट पर, तो इसको मैं 15% पॉजिटिव लिखूंगा। और मुझे पूरे सौदे में ये परसेंटेज की बात चल रही है प्यारे बच्चों, यहाँ 10% प्रॉफिट, यहाँ 15% प्रॉफिट, और पूरे सौदे में 51 रुपये 50 पैसे, पूरे सौदे में 51 रुपये 50 पैसे का उसको लाभ होता है। और ये रुपयों में लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है 51 रुपया 50 पैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन लगाने का एक बहुत बेहतरीन रीज़न ये भी है कि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें या तो परसेंटेज में होनी चाहिए, या तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट रुपये में होनी चाहिए, या तो सब के सब सीपी होने चाहिए, या तो सब के सब सेलिंग प्राइस होने चाहिए। यानी इस तरीके की चीज़ आपको क्या रखना है, सेम मिलाएंगे तो सेम बनेगा। आप सोचिए चीनी में चीनी मिलाएंगे तो चीनी बनेगी, दूध में दूध मिलाएंगे तो दूध बनेगा। आप इस तरीके की चीज़ें भी याद रख सकते हैं। या आप सोचें कि अगर परसेंटेज आया है एक जगह तो अब हर जगह परसेंटेज होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं या तो 51 रुपये 50 पैसे को आप परसेंटेज बना लीजिए, और या तो आप इन परसेंटेजेस को रुपए बना लीजिए। चलिए हम इनको रुपए बनाने की कोशिश करते हैं। 390 का 10% आप बता सकते हैं, 390 का 10% होता है 39। 390 का 15% आप निकाल सकते हैं, तो 15% 39। 390 का आप अगर 15% निकालेंगे तो 390 गुना 15 बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 20, 0 से 0 ये आ जाएगा बच्चे। 39 तिया 3 27, 7 3 तिया 6 2 8 87। अरे 3 9 27 का 7 हासिल के 2 3 तिया 9 2 11 बच्चों, यहाँ 11 आएगा, 117 आएगा यहाँ। 3 9 27, 7 3 तिया 9 2 11, 117 बटे में कितना 2, और ये कितना है प्यारे बच्चों, 51 रुपया 50 पैसे। ये कितने रुपए हैं, 51 रुपये 50 पैसे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए आप इन सब के नीचे 2 बना लीजिए। आप इन सब के नीचे 2 बना लीजिए, 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, तो आप ये 2 को आप हटा सकते हैं इजीली सब में से। आपने देखा 39 गुना 2, आपको पता है 40 गुना 2 कितना होता है 80, 39 गुना 2 कितना होता है 78। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आगे चल के 78, इसको लिख सकते हैं 117। 51 का डबल कितना होता है 102, 102 में एक और आप जोड़ेंगे तो 103 आएगा, 103। आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 117 में से 103 जाएंगे तो 14 आएगा, और यहाँ 78 में ये जोड़ेंगे तो 22 और 3 25 आएगा। तो 14:25 के रेशियो में रेशियो आएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा 39 रुपये। ये कितना बनेगा 39 रुपये। लेकिन हमने तो कितने रुपए में खरीदी थी, 390 रुपए में। हमने तो 390 रुपए में आर्टिकल्स खरीदे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं जीरो बढ़ा दूं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर भी जीरो बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि पहली जो घड़ी थी, पहली घड़ी कौन सी वाली मानी हुई है हमने, कलाई घड़ी। तो कलाई घड़ी जो हमारी थी, मैं इसको के से डिनोट कर रहा हूँ, कलाई घड़ी जो हमारी थी, या रिस्ट वॉच आप बोल सकते हैं, कलाई घड़ी 140 रुपए की थी। और दीवार घड़ी, मैं इसको डी लिख रहा हूँ, दीवार घड़ी जो है वो 250 रुपए की थी। उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है क्रय मूल्य में अंतर बताइए। 140 और 250 में कितने का अंतर है, 110 रुपए का। 140 और 250 में अंतर कितने का है, 110 रुपए का। तो आप अगर इस टाइप के सवाल को कहीं देखते हो कि जब दो वस्तुएं संयुक्त करके खरीदी जाएं और फिर उनके प्राइस को बांटना पड़े, तो सबसे पहले दिमाग में चलेगा एलिगेशन लगाऊंगा। एलिगेशन लगाने से सवाल मुझे इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक व्यक्ति 2 घोड़े 19,500 में खरीदता है, एक को 20% हानि पर बेचता है, दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है, और यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखो यहां पर भी तो दो वस्तुएं खरीदी गई हैं संयुक्त करके। एक आदमी ने 2 घोड़े खरीद लिए, 2 घोड़े खरीद लिए। यहां ये वाली लाइन आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 घोड़े
19,500 में खरीदता है, यानी दो वस्तुएं संयुक्त खरीदी गई हैं। आगे चलते हैं, एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा, ये भी ठीक था। हम यहां तक की बात पर तो एलिगेशन लगाना सोच सकते थे, लेकिन हमें फिर उसको पूरे के पूरे व्यापार में, पूरे सौदे में या पूरे ट्रेड में उसको क्या इफेक्ट मिला या टोटल इफेक्टिव क्या बैठा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, या उसको कुछ प्रॉफिट हुआ या उसको कुछ लॉस हुआ, ये बात हमें नहीं पता है। इसका मतलब है एलिगेशन लगाना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, यानी रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मेथड दूसरा लगाना पड़ेगा। और मेथड दूसरा क्या है? उसने एक लाइन आपको बोली है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप ऐसा कर लीजिए, एक को 20%, फर्स्ट जो हॉर्स था हमारा, पहले घोड़े पर 20% हानि हुई थी, यानी पहले घोड़े को, पहला घोड़ा मैं मान लेता हूं ए था, इस ए को 20% लॉस पर मैंने बेचा था, तो मैं 80% पे सेल कर रहा था। मेरे पास दूसरा सेकंड जो हॉर्स है उसको मैं मान के चल रहा हूं, ये मेरे पास बी हॉर्स है। इस बी हॉर्स को हम क्या कह रहे हैं कि हम इसको बेच रहे हैं 15% लाभ पर, यानी इसको हम बेच रहे हैं 115% में। और फिर आप ये कह रहे हो कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये पहले का सेलिंग प्राइस, ये दूसरे का सेलिंग प्राइस, और ये दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हैं। इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, तो आप रेशो इजीली बना सकते हैं। 115 इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा। अगर आप इनको जोड़ के देख पा रहे हो तो जोड़ के कितना बना है? 195। उसके घोड़े कितने के थे? 19,500 के, तो आप यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हैं। देखो मैं आपको डायरेक्ट करने की कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपने 195 देख लिया, अब आप यूनिट पे ना जाके आप सीधा यहीं पे जीरो लगा लो। 11,500 का पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा कितने का? 8,000 का। 11,500 का पहला घोड़ा और 8,000 का दूसरा घोड़ा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है क्या? अगर आपको बात समझ में आई है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपको पता है कि जब तक वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाएंगे तब तक आप उन लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपके सजेशन के साथ साथ नई वीडियोस जब भी बनाएंगे तो हम उन बातों का ध्यान रख सकें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जो आप कहना चाहते हैं कि सर हमें ये भी ज़रूरत है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं आपको। राहुल ने 2 साइकिल 1,500 रुपये में खरीदी और एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, ये अभी आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये 2 सवाल अभी हम होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं, तो दोनों सवालों का आंसर आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आपके सामने लिखा है कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं तो। अभी तक क्या था? जब हम 2 संयुक्त वस्तुएं खरीद रहे थे, मतलब संयुक्त मूल्य पर हम 2 वस्तुएं खरीद रहे थे। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि जब 2 वस्तुएं इक्वल प्राइस पर बेची जाएंगी। हालांकि आपने पिछले 2 क्वेश्चन जो किए हैं, एक घोड़े वाला और एक राहुल वाला, जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया है, ये दोनों के दोनों सवाल ही यहाँ पर भी एसपी सेम होता है, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को एटलीस्ट ये पता होता है कि दोनों का सीपी है कितना, दोनों का कंबाइंड सीपी कितना है, मेरे को इस बात की नॉलेज होती है। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वो बस सिंपल सी 2 लाइनें आपके सामने लिख के देगा कि 2 वस्तुओं को मैं इतने रुपए समान इक्वल सेलिंग प्राइस में इतने रुपए में सेल कर रहा हूँ, तो उस टाइप का सवाल कैसे करेंगे। और ये टाइप जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस बात को समझेंगे कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सवाल आता है तो बच्चों से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं बच्चों, बात है कि जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा? क्या मैं सक्सेसिव परसेंटेज लगाऊंगा? क्या बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि आप सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मैं आपको कहता हूं कि 2 वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, एक को 10% लाभ पर
एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट 10 स्क्वायर बटे 100 यानी 100 बटे 100 की हानि, इसका मतलब 1% लॉस। सब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है। ये तो अगर आपने 10 स्क्वायर बटे 100 लगा दिया तो आपने सक्सेसिव परसेंटेज लगा दिया, आप गलत राह पर चल रहे हैं, आपका रास्ता गलत है। ठीक है, हमने शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल कर लिया हो, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये कब काम आएगा, जब हमें सेम परसेंटेज दे रखी हो, प्रॉफिट में भी सेम परसेंटेज, लॉस में भी सेम परसेंटेज हो, तो मैं इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कहता कि 10% लाभ ये, और यहां पर कह देता मैं आपको 20% हानि, मैं आपको कहता कि 20% हानि, तब आप इस पर सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगा सकते। फॉर्मूला तो चलो लगेगा ही नहीं, लेकिन आप सक्सेसिव परसेंटेज भी नहीं लगा सकते हो। आपको बातों को समझना पड़ेगा, आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, आपको उस बात को समझना पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप गलत आंसर की तरफ चलते रहेंगे। तो किस तरीके से हमें ये सवाल करना है, किस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और हमें पैटर्न क्या फॉलो करना है, हमें उसको देखना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है, उनमें से एक को 25% के लाभ पर और एक को 25% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि होती है। पहली बात तो परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आंसर पूछा गया है रुपयों में, यानी आपका आंसर रुपए में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें और मैं आपको बताऊं कि सक्सेसिव परसेंटेज भी लगा सकते हैं, यहां पर तो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों परसेंटेज कैसी हैं, सेम है, यानी 25% प्रॉफिट 25% लॉस। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको परसेंटेज में आंसर देना होगा तो 25 का स्क्वायर बटे 100 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज उसने नहीं पूछी है, इसका मतलब है जब उसने परसेंटेज नहीं पूछी तो मैं इस 25% का इस्तेमाल करूंगा। 25% की वैल्यू होती है 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी पहली वस्तु को उसने 4 रुपए के सामान को कितने में बेचा होगा, 5 रुपए में सेल किया होगा। 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब 4 का सामान 5 रुपए में बेच दिया। दूसरी लाइन पर चलता हूं, इस 25% का मान भी कितना होता है, 1/4। इस बार उसने 4 का सामान कितने में बेच दिया, 3 रुपए में बेच दिया। इस बार 4 के सामान को कितने का बेचा गया, 3 रुपए का। उसने कहा दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, ये सीपी है ये एसपी है। उसने कहा दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अगर दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य समान है तो भाई इस 5 को और इस 3 को इक्वल कर देते हैं। चलिए इक्वल करने के लिए 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। अरे इक्वल हो गया भाई, 5 में गुना कर दी मैंने 3 से और 3 में गुना कर दी मैंने 5 से, इक्वल है, सेलिंग प्राइस बन गया। तो आप ऐसा करें, इस 3 से मल्टीप्लाई आप यहां पर भी करेंगे और इस 5 से मल्टीप्लाई आप यहां पर भी करेंगे। अरे मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ये समझ जाएंगे कि पहला आर्टिकल जो है वो हमने 12 रुपए का आर्टिकल था, हमने उसे कितने में सेल कर दिया, हमने उसे सेल कर दिया 15 रुपए में। दूसरा आर्टिकल था 20 रुपए का, हमने उसे भी कितने में सेल कर दिया, 15 रुपए में हमने सेल कर दिया। समझ में आ रही है अब आपको बात? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने 12 और 20 कितना 32 रुपए का सामान हमने कितने रुपए में सेल कर दिया, 30 रुपए में सेल कर दिया। हमने 32 रुपए के सामान को 30 रुपए में सेल कर दिया, तो हमें कितने रुपए का नुकसान होने लगा, हमें नुकसान होने लगा 2 रुपए का। हमें नुकसान कितने का हुआ प्यारे बच्चों, 2 रुपए का नुकसान हुआ। वो तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। अगर वो प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है तो अगर उसने दोनों को 1200 में बेचा, 1200 में पहला आर्टिकल 1200 में दूसरा आर्टिकल, तो उसने दोनों आर्टिकल कितने के सेल कर दिए, 2400 के। और हमने तो दोनों आर्टिकल कितने के सेल किए हैं, 30 रुपए के। तो 2400 वैल्यू जो है वो वैल्यू बराबर हो जाएगी 30 वैल्यू के। और हमें कितने का नुकसान हुआ, 2 का, तो हमें 2 का नुकसान हुआ। तो आप 30 से काटेंगे तो 80 बार
80 गुना 2, आंसर आ जाएगा 160 रुपये। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन यानी 160 रुपये। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? मैंने कहा जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, समान होगा। अगर समान होगा तो मैं इस तरीके में सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल ही नहीं है। अगर सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि पहली बात तो आंसर जो है वो परसेंटेज में पूछा गया हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है वो परसेंटेज इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस सवाल में लिखा था 25% लाभ, 25% हानि, 10% लाभ, 10% हानि, 5% लाभ, 5% हानि, तब आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। अन्यथा जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, मैंने कहा, उसने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, तो आप सेलिंग प्राइस को इक्वल करके आप वहां से टोटल सीपी, टोटल एसपी निकाल सकते हैं और फिर वहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा खतरनाक आदमी है ये तो, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेच देता है। दोनों की दोनों घड़ियां, पहली घड़ी भी 99 रुपए में बेची, दूसरी घड़ी भी 99 रुपए में बेची। उसने कहा उनमें से एक पर 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? मैं क्या कह रहा हूं कि एक में 10% लाभ, एक में 10% हानि, तो आप चाहें तो आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं 10 का स्क्वायर बटे में 100, यानी 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1%। और आपको ध्यान ये रखना चाहिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा लॉस होता है, तो 1% लॉस। आप इसका आंसर लगा सकते हैं बी ऑप्शन। उड़ा दिया आपने सवाल, लेकिन समझिए अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता कि एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, या एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 12% हानि, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो फिर मुझे सेलिंग प्राइस को इक्वल ही करना पड़ता। इसलिए मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखा देता हूँ। पहले को 10% लाभ पर बेचा, यानी 10 का सामान 11 में बेच दिया। दूसरे को 10% हानि में बेचा, यानी 10 का सामान 9 रुपये में बेच दिया। आप 11 और 9 को इक्वल करेंगे। अगर आप 11 9 को इक्वल करना चाहेंगे तो 11 में 9 से गुना करेंगे, 11 में कर दीजिए 9 से गुना और 9 में कर दीजिए 11 से गुना। तो आप यहाँ पर भी 11 से गुना करेंगे और यहाँ पर 9 से। आप यहाँ कहेंगे भाई 90 का सामान हमने बेच दिया था 99 में, और आप फिर कहेंगे कि 110 का सामान हमने बेच दिया था 99 में। तो आप टोटल ये कह सकते हैं कि 110 और 90 दोनों को जोड़कर बनता है 200 रुपये, और इन दोनों को जोड़ के बनता है 198 रुपये। तो आप ये कह सकते हैं कि 200 का सामान 198 में बेच दिया। अगर रेशियो बनाना चाहूँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो 100 का सामान 99 में बेच दिया। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ? 1% लॉस हुआ। लेकिन सर हम इतना बड़ा सवाल क्यों करें? अभी हम इतना बड़ा सवाल क्यों करें? मतलब इतना लंबा तरीका क्यों फॉलो करें? बच्चे समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज अलग अलग हो गई ना तो आप तरीका ये नहीं लगा पाओगे, ये स्क्वायर वाला तरीका आप नहीं लगा पाओगे। ये सक्सेसिव परसेंटेज है, और मैंने कहा ये सवाल बिल्कुल भी सक्सेसिव परसेंटेज का नहीं है। तो आप इस बात को ढंग से समझ के, आप यहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिख लेना है कि अगर परसेंटेज इक्वल होगी तो इस तरीके का लगा सकता हूँ। और तब कब लगा सकते हैं? जब हमारे सामने परसेंटेज में आंसर पूछा गया हो। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई दोनों के जो परसेंटेजेस हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो फिर तो आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का सफ़र हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सभी के लिए धन्यवाद। आप सब लोग वीडियो बहुत प्यार से देख रहे हैं। तो बच्चों, आज अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप उसे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीमेल है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप जो है इसी वीडियो के कमेंट में जो है आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले